भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक कोरोना वायरस ने ब्रेक लगा दिया। कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला। कहीं ना कहीं चिंता, डर, अकेलापन, अनिश्चितता का माहौल बन गया। लोग दिन रात इससे जूझते रहे। सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ा स्टूडेंट्स को। ज़्यादा प्रभावित हुई उनकी पढ़ाई। दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन खुला और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने सिर पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो भयंकर हो सकती है यह तीसरी लहर। ऐसी स्थिति में छात्र अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, तनाव से मुक्ति कैसे पाएं, परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम डिस्कशन विद दिलीप में आज हमारे साथ हैं मनीष शर्मा जी। मैं आपको यहाँ मनीष शर्मा जी का परिचय देना चाहूँगा। मनीष शर्मा जी ख्यात संस्थान ईटी के डायरेक्टर हैं। आप भाषा शिक्षण के साथ कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व विकास, तनाव प्रबंधन व ध्यान कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। आप अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ शिक्षक हैं, साथ ही कवि व साहित्यकार भी हैं। एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कला और साहित्य पर गहरी समझ रखने वाले मनीष जी अपने 25 वर्षों के अनुभव में हजारों युवाओं को मोटिवेट कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिश्रा जी। सर, हम यहाँ पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि देश में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अभी तक की बात की जाए तो 23 मरीज सामने आ चुके हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका से दहशत का माहौल है। परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स स्ट्रेस से कैसे मुक्ति पाए, इस बारे में बताइए आप। ये बड़ा सामयिक और ज़रूरी सवाल आपने पूछा है, और ये सिर्फ हालिया नया डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि लगातार पिछले 2 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ एक तनाव का और अनिश्चितता का माहौल है, भय का माहौल है। परिवार तक में इसके बाबत एक चिंता जाहिर है, ज्वलंत है, और स्टूडेंट इससे बचा हुआ नहीं है। मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट का हृदय जो ज़्यादा संवेदनशील होता है। हम थोड़ी ज़्यादा दुनिया देखे हुए हैं, चीज़ों के लिए थोड़े से मंथर हो गए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का मानस ज़्यादा संवेदना रखता है और उसका नकारात्मक प्रभाव जाहिर तौर पे सामने आया है, मानसिक स्वास्थ्य को लेके और एक इमोशनल हेल्थ को लेके भी। ऊपर से ये परीक्षाओं का जो दौर आना ही था, आया, लेकिन इतने समय की जो एक अनिश्चितता रही, पढ़ाई की एक कंटिन्यूटी जो लगातार जीवंत रूप में संपन्न न होने पाई, इसने इस स्थिति को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आज स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक सकारात्मक माहौल में परीक्षा को एक तनाव का सबब न मानते हुए, बल्कि अभी पिछले दिनों हमने उत्सव मनाया, दीपावली का त्यौहार मनाया, इसी उत्सव के भाव दशा में इस परीक्षा को अगर देखें तो एक सकारात्मक भाव दशा अपने आसपास भावभूमि निर्मित कर सकता है बालक और विद्यार्थी, और उसके बाबत उसकी तैयारी में कुछ एक नई ऊर्जा आएगी, ऐसा मेरा मानना है। खास तौर पे इस तनाव से बचने के लिए नकारात्मकता से बचना बहुत ज़रूरी है। आज एवरेज स्टूडेंट कम से कम 5 घंटा, मैं कम बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, 5 घंटा सोशल मीडिया पे और तमाम तरह के गैजेट्स पे गुजारता है, और उसके अलावा जो ऑनलाइन पढ़ाई है उससे लगातार जीवंत रूप से जोड़े रहना तो उसकी बाध्यता रही है। लगातार इस तरह से जो उसकी पूरी एनर्जी है वो आंखों के माध्यम से लगातार ड्रेन हो रही है, और शाम को बच्चा रात तक पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होके, थक हार के, और तमाम खबरों की नकारात्मकता और आसपास की परिस्थितियों से थका हारा जब बिस्तर पे जाता है तो रात भर फिर उसी भाव दशा का सतत आवर्तन पाता है, और सुबह उठते से ही सारा वही तनाव फिर उसे घेर लेता है। तो इस दुष्चक्र को तोड़ना होगा एक सकारात्मक माहौल के लिए। पिछले सालों में जो देखने में आया, हमने महसूस किया बच्चा शारीरिक श्रम से दूर हुआ, खेलकूद की गतिविधियों से दूर हुआ, सक्रिय मनोरंजन के साधनों से दूर हुआ, सकारात्मकता उसकी घटी है। अब इन चीज़ों को फिर से पोषित करने की ज़रूरत है।
एक दूसरा दुर्भाग्य परीक्षाओं के साथ खास तौर पे जुड़ा हुआ है कि परीक्षाओं को हमने एक बड़ा तनाव का सबब बना रखा है सालों साल से, बचपन से। दुर्भाग्य से हमारी भाषा की जो नकारात्मकता है वो भी कहीं इससे नेगेटिव रूप में नरिश कर देती है, पोषित कर देती है कि हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए कि भाई अब पढ़ लो, बहुत टेलीविजन देख लिया, लेकिन इतना ना कहे कि हम ये कहते हैं कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो किन्हीं दुर्भाग्य क्षणों में ये पढ़ना और फेल होना अगर साथ जुड़ जाता है तो ये एक उसके सबकॉन्शियस में, उसके अचेतन में भय का संस्कार, एक बीज उसका पड़ जाता है भय का, जो परीक्षाओं के टाइम पे सिर उठा के खड़ा हो जाता है हर साल। तो हमें कोशिश ये करना है कि इस स्ट्रेस को यू स्ट्रेस में बदलें, और यू स्ट्रेस से अजय मिश्रा जी ये कि वो तनाव जो हमें उत्साहित करे, वो तनाव जो हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे, और ये जो नकारात्मक तनाव है इससे हम बच्चों को मुक्ति दे पाएं, तो मेरा मानना है कि हम बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा की तैयारी बच्चे कैसे करें सर? बहुत मौजूद सवाल है ये, और खास तौर पे हमने जो देखा है कि परीक्षाओं के नाम पे बच्चों का जो पूरा रुझान होता है, और माफी चाहूंगा आसपास का माहौल भी ऐसा होता है कि वो परीक्षाएं उनके लिए एक मेमोरी टेस्ट से ज़्यादा नहीं होने पाती। यहाँ पर हमें साइकोलॉजी के थोड़ा से हिस्से को ज़रूर ख्याल में रखना होगा कि एक हिस्सा हमारे मन का जो है या हमारी स्मृति का जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का है, और मजे की बात है उससे 9 गुना बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, और फिर उससे गहरा तल है अनकॉन्शियस माइंड का। ये जो अवचेतन मन का हिस्सा है ये 9 गुना बड़ा हिस्सा है। इस 9 गुने बड़े हिस्से में तमाम चीजें अपनी जगह बनाती है। बच्चा रोज क्लासेस अटेंड कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, तो ये सारा स्टफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, लेकिन बच्चे को उस पर भरोसा नहीं है। बच्चे को तत्काल अपने कॉन्शियस माइंड पे भरोसा है, और ये दुर्भाग्य हम देखते हैं कि एग्जाम के दिन तक बच्चा जब अपने स्कूल या कॉलेज की ओर जा रहा होता है तब तक भी उसकी कोशिश रहती है कि मैं लगातार कुछ पढ़ लूं और कुछ ले लूं और कुछ नया अपने कब्जे में ले लूं, लेकिन ये चीजें सिर्फ ठहर जाती है कॉन्शियस माइंड पे। अगर बच्चा रिलैक्स्ड रहेगा, बच्चा तनाव मुक्त रहेगा, तो वहाँ इम्तिहान में, एग्जामिनेशन हॉल में उसके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलेंगे। फिर अगर वो रिलैक्स जेस्चर में बैठ के और परीक्षाओं के लिए जो भी उसकी ज़रूरी उपक्रम है वो करेगा, तो उसे खुद आश्चर्य होगा कि न जाने कहाँ से चीज़ें उसकी स्मृति पटल पे लगातार आती जा रही है और वो उसके कागज़ पे उतरती चली जा रही है, और बच्चा लगातार कुछ बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। सर, ये लॉकडाउन के दौरान जो देखा गया, बच्चे बुक्स से दूर हो गए, उनको मार्गदर्शन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया, और ऑनलाइन जो उन्होंने मोबाइल पर, लैपटॉप के जरिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो चूंकि इसकी आदत हमारे हिंदुस्तान में तो कम से कम बच्चों को नहीं रही है ऐसी, तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें बुक्स नहीं मिल पा रही पढ़ने की, ये अभाव जो है ये उनकी परेशानी का सबब बन रहा है। तो इसके लिए क्या अच्छे बेहतर उपाय हो सकते हैं? कैसे वो इस स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं? टीचिंग का और कम्युनिकेशन का एक सीधा संबंध है। कम्युनिकेशन में हमारा 87% से ज़्यादा हिस्सा फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कन्वे करते हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ये जीवंतता बाधित हुई है, बुरी तरह बाधित हुई है। स्टूडेंट और विद्यार्थी का जो जीवंत संपर्क है, विद्यार्थियों का अपने कलेक्टिव एनर्जी में अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ बैठ के उस कलेक्टिव एनर्जी में पढ़ने का जो आनंद है उससे वो वंचित रहा है, और इसका खामियाजा तो जाहिर तौर पे हम भुगत ही रहे हैं, और विद्यार्थी भी इसकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। अब जैसी स्थितियां सहज होती हैं, हमें फिर से इस तरह की जीवंत क्लासेस को बढ़ावा देना होगा। इस तरह की क्लासेस में जहां की एक सीधा संबंध, सीधा संवाद, जीवंत संवाद हो पाए, उसकी कुछ सुविधाएं बनाना पड़ेंगी। जैसी स्थिति हो, अभी तो स्थितियां फिर कुछ चुनौतियों के रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन इन स्थितियों को फिर से पैदा करना पड़ेगा। विद्यार्थी खुद ये कर सकते हैं कि वो अपना खुद का एक स्टडी सर्कल बनाएं, जिसमें वो बैठ के जीवंत रूप से विषय पर चर्चा करें, या टीचर्स के साथ ऑनलाइन में सिर्फ एक मोनोटोनस मैनर में पढ़ाई ना होते हुए चर्चा के साथ और संवाद के साथ ज़्यादा पढ़ाई हो, तो वो कुछ जीवंतता पैदा करेगी और बच्चों के मन की परतों को जरा खोल पाएगी, उनकी समस्याओं को जरा बेहतर तरीके से टीचर्स के सामने ला पाएंगी, और अपने साथियों के साथ भी वो कुछ विचार विमर्श इस रूप में कर पाएंगे, जीवंत रूप में। ये एक सुझाव हो सकता है। सर, अमूमन ये चीज़ देखने में आती है कि
जो ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो पालक अमूमन हर पालक की ऐसी सोच होती है कि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कहीं गेम तो नहीं खेल रहे हैं, कहीं मूवीज़ तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, जबकि कई बच्चे पढ़ाई में भी व्यस्त रहते हैं सब कुछ, लेकिन पालकों के लिए क्या संदेश है, पालक उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? पालकों की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और मेरा ये आग्रह है कि खेल बच्चे की ज़रूरत है। अगर बच्चे को मैदान नहीं मिल रहा है तो जहां उसे मनोरंजन का अवसर मिलेगा वो मनोरंजन करेगा, ज़रूरी है। लेकिन जिस चीज़ से हमने बच्चों को पूरी तरह काट दिया पढ़ाई के नाम पे, आज बच्चा नेचर डेफिशिएंसी सिंड्रोम से गुजर रहा है, प्रकृति से दूर हो गया है, खेल के मैदानों से दूर हो गया है। बच्चा अगर बैठ के थोड़ी देर रंगों के साथ खेलना चाहता है तो वो अपने आप में एक अपराध भाव महसूस करता है कि अरे मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। नहीं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दिमाग है, हमारे जो ब्रेन है, इसके दो हिस्से हैं जी। लेफ्ट ब्रेन है जो कि हमारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में सक्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन जो राइट ब्रेन है वहाँ पर हम पाते हैं इमोशंस, सृजन, संवेदनाएं, इमेजिनेशन और इस तरह की खिलावट जो कि व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी है, इमोशनल हाइजीन के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और ये दोनों के बीच का संतुलन, EQ और IQ का संतुलन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का संतुलन इन्हीं सहज प्रक्रियाओं से हो सकता है। आज एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इससे बचाना भी परिवार की ही जिम्मेदारी है। और क्या कारण है कि परीक्षाओं के दौरान बच्चा उत्साह से नहीं बढ़ता बल्कि तनाव से भर जाता है? क्योंकि उसका दिमाग लगातार थका हुआ है। यहां पर यह सक्रिय मनोरंजन, ये निष्क्रिय मनोरंजन का उपाय है जो कि वो मोबाइल में ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसे सक्रिय मनोरंजन में निमग्न किया जाए तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसकी इमोशनल हेल्थ भी, उसका भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और बच्चा जीवन में एक सहज रूप से विकास पाता है और आगे सफलता पाता है। बच्चे डिप्रेशन से बचाने के लिए, बच्चों को स्ट्रेस से बचाने के लिए कोई, अगर आप यहाँ बच्चों के लिए कोई मेडिटेशन टिप्स देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है, इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए, सबसे बच्चों के लिए जो सहज मेडिटेशन है, हमारी भारतीय मनीषा में बाबा गोरखनाथ का एक वचन जो है वो बड़ा मौजू सिद्ध होता है इस स्थिति में, जबकि बाबा गोरखनाथ कहते हैं हसीबा खेलीबा धारीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान धरूंगा। और बच्चे सीधे प्रकृति से आते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ बंधन नहीं है, सहज बच्चे ध्यान से जुड़ सकते हैं। और ध्यान से जोड़ना मतलब वर्तमान के क्षणों में स्थिर हो जाना, जहां अतीत और भविष्य हावी ना हो। यूं तो बच्चे खुद ही काफी वर्तमान के नजदीक होते हैं, लेकिन अगर बच्चों को खेल खेल में ये अवसर दिए जाएं तो जब एक बच्चा पूरी तरह खेल में निमग्न होता है तो वो अतीत के बोझ से मुक्त होता है, भविष्य की कुशंकाओं से मुक्त होता है और वर्तमान क्षणों में वो आनंदित होता है। तो खेल एक माध्यम हो सकता है। नृत्य, जो कि शायद बच्चा अगर परीक्षा के दौरान करता हुआ नजर आए तो उसे डांट पड़ने के चांसेस है घरों में, लेकिन मैं चाहूंगा कि परिवार को कहना चाहिए कि बेटा थोड़ी देर डांस करो, या परिवार को उसमें सहभागी बनना चाहिए बच्चे को डिस्ट्रेस करने के लिए। तो नृत्य बहुत सहज उपाय है बच्चों के लिए और पूरा परिवार उसमें शामिल हो, एक सामूहिक ऊर्जा का उसमें प्रसार हो, संचार हो। तो ये दो उपाय बच्चों के लिए प्रैक्टिकल हैं। और अलावा इसके हम चाहें कि बच्चे को ध्यान का जरा स्वाद चखाएं। ध्यान के स्वाद में बच्चा सहज सिर्फ एक आसन में बैठे और बच्चा सीधा प्रकृति से आता है। श्वास हमारी प्रकृति से चलती है, विचार हमारा और मन हमारा समाज से चलता है। तो प्रकृति से जुड़ने का सीधा उपाय श्वास है। ये जो आनापानसति योग है या जो विपाशना का प्रयोग है, ये बच्चे बहुत सीधे तुरंत इससे जुड़ते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सहज बैठ के अपनी आती जाती श्वास को सिर्फ देखते रहें और बच्चे के अंदर एक जागरूकता आएगी। वो जागरूकता जो आज खो रही है दुर्भाग्य से, लगातार इन गैजेट्स के कारण, लगातार टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म्स में समय गुजारने के कारण बच्चा खोया खोया सा है। उसकी पूरी एनर्जी बाहर की ओर ड्रेन हो रही है, जाया हो रही है। बच्चा अपने आप को फिर से रिचार्ज कर पाएगा, फिर से अपने आप को नरिश कर पाएगा और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएगा। तो ये जो सहज ध्यान की प्रक्रिया है विपाशना ध्यान की, लेकिन उसके साथ सक्रिय रूप से ध्यान के रूप में अगर मेडिटेशन, अगर डांस को जोड़ा जाए, अगर इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज को जोड़ा जाए, बैडमिंटन जैसे गेम को जोड़ा जाए जिसमें सतत जागरूकता की
अपेक्षा है। तो ये ध्यान के ही प्रयोग मान के अगर जीवनचर्या में जुड़ते हैं बच्चे के, तो जरूर सकारात्मक परिणाम आते हैं। इसके लिए सर कोई विशेष निर्धारित समय पर करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? ये सवाल बहुत बेहतर है। बच्चा कभी भी करे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इसके लिए समय देखा जाए तो साइकोलॉजी के हिसाब से रात को सोने के पहले जो हम आखिरी विचार लेके सोते हैं, वो पूरी रात विचार हमारा सतत आवर्तन पाता है और सुबह का हमारा पहला विचार बनता है। अगर सोने के पहले बच्चा गैजेट से मुक्ति पाए, परिवार के साथ एक अच्छा समय सकारात्मक माहौल में बिताए और उसके बाद किसी प्रकार का जो उसको मन को भाए, चाहे वो कीर्तन ध्यान का प्रयोग हो सकता है जिसमें कि वो नृत्य भी कर ले, चाहे पैसिव मेडिटेशन का ये विपासना का प्रयोग हो सकता है या तथाता ध्यान का प्रयोग हो सकता है। बच्चा कोई ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग करके और फिर बिस्तर पे अगर जाए तो वो ध्यान की तरंगे पूरी रात उसे पोषित करती है और सुबह उठते से ही या कम से कम सुबह उठने के बाद स्नान करके फिर थोड़ी देर अगर वो ध्यान को रिचार्ज कर ले तो उसकी तरंगे फिर दिन भर उसके साथ रहती हैं। ये 2 समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले 2 वर्षों में जैसा कि देखने में आ रहा है, बच्चे जूम क्लास, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे ऐप्स के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई क्लासरूम तक सीमित न रहकर टीचर्स के निजी जीवन तक पहुंच गई है और कई बार बच्चों को नहीं पता होता सर कि उन्हें अपने टीचर्स को कब फ़ोन लगाना है। वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और रात की 10 बज रही है, वो उठा के उनको कोई कहीं दिक्कत आई और वो फ़ोन लगा देते हैं। तो ऐसे कई टीचरों का ऐसा कहना है कि यार उनकी निजी ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। क्या कहेंगे इस चीज़ को? अब ये तो खैर समय की ये हमारा दुर्भाग्य और ये समय भी जल्दी गुजर जाए, बस यही उम्मीद है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं भी चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के साथ जीवंत रूप में हम जुड़ पाएँ, जीवंत रूप में उनसे बात कर पाएँ, तो हमारी खुद की जो इम्पार्टिंग की क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ पाएगी और हम स्टूडेंट्स तक काफ़ी कुछ ज़्यादा बेहतर बात पहुँचा पाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल कि हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं, इटली जाते हैं, कनाडा, न्यूयॉर्क, अमेरिका, चाइना जैसे देशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। किंतु पिछले 2 वर्षों में देखने में आ रहा है कि दुनिया भर में कक्षाएं और वीज़ा प्रक्रिया है उसको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों की विदेश शिक्षा को लेकर जो उनका सपना है वो टूट रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे सर? शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा, लेकिन यहाँ ऐसे समय में मुझे याद आता है एपीजे कलाम साहब का 2020 का विजन, जबकि वो चाहते थे कि ये पूरी दुनिया एक यूं भी हम वसुधैव कुटुंबकम की तो बात करते ही रहे हैं और ये हमारे यहाँ का संस्कार है। ऐसे समय में हम महसूस करते हैं इन गैजेट्स का उपयोग और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, शारीरिक रूप से हम वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये खास तौर पे गैजेट्स हमारी मदद करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पे इस आयाम में मैं इन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि जल्दी स्थितियाँ सहज हो और हम फिर जीवंत रूप से लोगों से जुड़ पाएँ। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के IQAC और कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटीज स्टडीज़ विभाग ने एक सर्वे कराया था जिसमें 72.9% स्टूडेंट ने अकादमिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो करने में लाचारी व्यक्त की। 68.8% बच्चों ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई में परेशानी होना बताया। वहीं 47% स्टूडेंट, सर 47% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 47% स्टूडेंट ने तनाव और चिंताग्रस्त होने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर फिल्में और गेम्स में उनका समय बीता है। तो इसे क्या ऑनलाइन शिक्षा का दुष्परिणाम कहेंगे या इससे निजात कैसे पा सकते हैं? देखिए, दुष्परिणाम तो है, लेकिन ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षा के अलावा उपाय क्या था? यहाँ पर उपाय फिर हमें अपने अनुशासन से लाना होता है कि ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग हम, इन गैजेट्स का उपयोग हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए करें, लेकिन मनोरंजन के लिए हम जीवंत संसाधनों का ही उपयोग करें। अगर ये संतुलन जीवन में साधता है तो फिर बाकी चीज़ों से जो हमें उसके बैड इफेक्ट्स हैं और जो उसके दुष्परिणाम हैं उससे हम बच सकते हैं। तो मनोरंजन की जहाँ तक बात है, हम गैजेट्स से मुक्त हों, सक्रिय मनोरंजन में निमग्न हों, दूसरों को गाता हुआ देखने के बदले खुद गाएं, रात भर जाग के दूसरों को फुटबॉल खेलता हुआ देखने के बदले खुद खेलें, खुद कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करें।
हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रशंसा या तालियां नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद गाएं। और जब हम खुद गाते हैं तो मन की परतें खुलती हैं, मन हल्का होता है, एक कैथार्सिस का अनुभव हमें गुजरता है। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आज हम हाइजीन की बहुत बात करते हैं और बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन इस मेंटल हाइजीन का और इस इमोशनल हाइजीन का क्या? आज एक बच्चा लगातार सिर्फ चीजें ले रहा है, गैजेट से घिरा हुआ है, इमोशनली उस पर इतने आक्रमण हो रहे हैं भय के और नकारात्मकता के और चुनौतियों के, उसके हाइजीन की परवाह हमें करना होगी और अब करना होगी। और उसका सहज उपाय है कैथार्सिस। कैथार्सिस में वो अपने मन की भड़ास निकाल पाएं, हमें ऐसे अवसर लाना होंगे। हमें कैथार्सिस की प्रक्रिया को देखिए, हमारे भारत में कैथार्सिस की प्रक्रिया सहज होती थी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, होली का त्यौहार जी। अब होली के दिन या होली की रात सहज कैथार्सिस का अवसर मिलता था, लोग चिल्ला लेते थे, गालियां तक समादरत थी, आपत्तिजनक नहीं थी। अगले दिन चेहरे रंगे हुए होते थे, चेहरे के सारे परसोना उतर चुके होते थे, चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं होता था और व्यक्ति निमग्न होके नाचता, चिल्लाता और अपने आप को हल्का कर देता था, अंदर का कचरा निकाल देता था और बाहर का भी कचरा जला देता था। इस तरह के कैथार्सिस के अवसर अब कम हो गए हैं, न के बराबर हो गए हैं। अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम देखते हैं धार्मिक रूप में हमारे यहाँ पर हम इस तरह का उल्लेख पाते हैं कि कोप भवन होता था। बिल्कुल, उस कोप भवन में जाके और अपने गुस्से का इजहार किया जाता था। तो कोप भवन की जो परंपरा हमारे यहाँ रही वो बड़ी साइकोलॉजी को लिए हुए रही कि पूरे घर के वाइब्रेशंस को बिगाड़ने के बदले कहीं एक स्थान ऐसा नियत हो जाए जहां हम हल्के हो जाएं, जहां हमारी सारी नकारात्मकता को हम उलिझ दें। अब वो सुविधा नहीं है तो कम से कम वॉशरूम में चले जाएं, अपने कमरे में बंद कर लें, ऊंची आवाज में जरा म्यूजिक लगा लें, जैसी भंगिमाएं शरीर चाहता हो चाले, जैसा चीखना, चिल्लाना, कूदना, रोना, पीटना, एक आध तकिया फट जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को हल्का कर लें, ये सुविधाएं ढूंढें और घर वालों को भी इस तरह की सुविधाओं को प्रमोट करें। तो हमारे बच्चों के अंदर हम पाएंगे कि एक इमोशनल हाइजीन और एक मेंटल हाइजीन जैसी स्थिति पैदा हुई। यह कैथार्सिस जीवनचर्या का अंग बनना जरूरी है। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के सर्वे में जो परिणाम आए हैं उसमें महज 33% बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बताया है, इससे उन्हें मदद मिली है ऐसा बताया है। यानी आज भी देखा जाए तो सर 67% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को हमारे यहाँ कम से कम उतना एडॉप्ट नहीं कर पाए। तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की तीसरी लहर का आगाज नज़र आ रहा है, तो इसे आत्मसात तो करना ही होगा, लेकिन बच्चे कैसे करें सर? सही बात है। पहली बात तो जो सर्वे आया है वो सर्वे बिल्कुल मौजू है, स्पष्ट है, और वो बच्चे जिन्होंने 33% ने इसे अप्रिशिएट किया है, मुझे लगता है उनके सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर उन्हें टीचर का मुंह देखने की या बोर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, सक्रिय रूप से कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लेक्चर को लगातार सुनते रहने की उनकी स्थिति है। तो उनके लिए घर में बैठ के उस क्लास को अटेंड कर लेना बेहतर शायद अनुभव रहा होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये प्रैक्टिकल नहीं रह सकता है। अब अगर दुर्भाग्य से फिर इस तरह की स्थिति बनती है तो इन 2 सालों में हम भी इतना सीख गए एक टीचर होने के नाते कि टीचिंग के नाम पे मोनोलॉग नहीं चलेगा, टीचिंग के नाम पे सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। अब हमें उसे और ज्यादा मनोरंजक बनाना होगा, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, और ज्यादा क्रिएटिव बनाना होगा, और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। तो इस प्रक्रिया को हम और सकारात्मक रूप में, क्रिएटिव रूप में अंजाम दे पाएंगे, और हम इंतजार करेंगे फिर से जीवंत रूप में क्लासरूम टीचिंग का। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान मनीष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि स्टूडेंट परीक्षाओं के दौरान कैसे तैयारी करें, स्ट्रेस पर जीत कैसे हासिल करें। बहुत जल्द किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होता हूं डिस्कशन विद दिलीप में। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।